हेलो दोस्तों, जावा स्टोरीज़ यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम मैं लिख देता हूँ, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड इन जावा। तो आज ही से हम देखेंगे कि हम कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग्स का जो सबसे पहला स्टेप है सीखने के लिए वो है सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड ही। और जब भी मैं इंटरव्यूज़ लेता हूँ कंपनीज़ के लिए, टेक्निकल इंटरव्यूज़, तो ये मैं हमेशा पूछता हूँ कि यार ये सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड, कैन यू एक्सप्लेन दिस सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड्स टू मी। और जहाँ तक मुझे पता है मोस्ट ऑफ द आंसर्स जो मुझे मिलते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, थ्योरेटिकल। तो जो आंसर्स मिलते हैं वो ये है, अगर एक थ्रेड एक मेथड, एक सिंक्रोनाइज ब्लॉक या मेथड को एक्सेस कर रहा है या एग्जीक्यूट कर रहा है, तो जो दूसरा थ्रेड है वो उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। वो कब एंटर करेगा? जब पहला थ्रेड बेसिकली उसमें से निकल जाएगा। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग है लोगों की सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड में, जो थ्योरेटिकली तो आई वुड से कि ठीक है, बट जब हम इसे प्रैक्टिकल के अंदर ले जाते हैं तो वहाँ जाके वी कुड सी कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है लोगों को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने इंटेलिजे पे चलेंगे और वहाँ पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनको सिंक्रोनाइज कीवर्ड आता है वो भी देख सकते हैं, इफ़ दे कुड आंसर दैट प्रोग्राम क्वेश्चन, तो इसका मतलब है उनको सिंक्रोनाइज कीवर्ड आता है। और जो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए एंड लेट्स लर्न दिस सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड, जो बिल्कुल ही सबसे पहला पत्थर बोलूँगा जब आपको मल्टी थ्रेडिंग या कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग या एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग अगर आपको जावा में सीखनी है। इस कीवर्ड के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, अदरवाइज़ हमेशा आप कभी भी एरर्स फाइंड नहीं कर सकते मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट के अंदर, और आपको भी पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको मिला करेंगे एंड यू कैन नॉट डिबग, बिकॉज लोकल पे आपका ठीक चल रहा होगा, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आके सारे मल्टी थ्रेडिंग के जो इश्यूज़ होते हैं, रेस कंडीशंस एंड फलाना ढिमकाना, ये सारे होते हैं, वो सिर्फ प्रोडक्शंस पे आते हैं, वो लोकल पे नहीं दिखते। बट एटलीस्ट हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि क्या होता है पीछे से। अगर उसी में लैक ऑफ नॉलेज है तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो जल्दी से हम इंटेलिजे में चलते हैं और हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे एंड लेट्स सी कि whether anybody in the audience can guess this question. तो let me just start the main thread, main method। तो हम एक छोटा सा टास्क क्रिएट कर लेते हैं और जो इम्प्लीमेंट करेगा रनेबल को, बहुत सिंपल सा एक टास्क क्रिएट करेंगे। और हमें पता है हमें एक पब्लिक वॉइड रन इम्प्लीमेंट करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक सिंक्रोनाइज ब्लॉक लिखेंगे और यहाँ पे हम दिस कर देंगे एंड व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट प्रिंट इट आउट। थ्रेड नेम इसको हम लिख देते हैं थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, और हम इसे स्लीप कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। प्रिंट करने के बाद लेट्स स्लीप फॉर लाइक 3 सेकेंड्स एंड ऑफ कोर्स इसको हमें सराउंड पे ट्राई कैच करना होगा। अब अपना एम है, वी विल क्रिएट 2 थ्रेड्स नाउ एंड वी विल इन्वोक आवर रनेबल। तो हाउ टू क्रिएट थ्रेड्स, थ्रेड T1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड और न्यू टास्क एंड तो टास्क अभी हम बना लेते हैं एक, एंड आई थिंक सो इट शुड वर्क। ओके, स्टैटिक क्लास and static, I think so we are now happy, the compiler is happy. Let's make another call, thread T2, and now we have a time
टू सेट द नेम, एक बार हम सेट कर देते हैं नेम, ताकि जो प्रिंट होगा तो पता चल जाएगा हमें क्या है। थ्रेड 1 और t2 डॉट सेट नेम हम कर देते हैं थ्रेड 2, और हम क्या करेंगे t1 डॉट स्टार्ट, t2 डॉट स्टार्ट। अब बस हमें ये गेस करना है कि इसका आंसर क्या है, इस प्रोग्राम जब रन होगा तो क्या होगा। तो आंसर 2 है, मैं हमेशा ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि थ्रेड t1 आएगा या t2, जो भी सबसे पहले इस थ्रेड सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर आ जाएगा वो क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा अपना, और जो दूसरा थ्रेड है वो बेसिकली लाइन नंबर 20 पे वेट करेगा। तो पहला थ्रेड आया, सपोज पहला थ्रेड आ गया, तो उसने अपना नाम प्रिंट किया, करंट थ्रेड नेम इज़ थ्रेड 1, फिर वो 3 सेकंड्स के लिए स्लीप में जाएगा। ओ हमने ज़्यादा सेकंड्स लगा दिए, 3 सेकंड्स के लिए वो स्लीप मोड में जाएगा, और जब 3 सेकंड्स के बाद वो वेकअप करेगा और वो स्ट्राइक कैच ब्लॉक और सिंक्रोनाइज ब्लॉक से बाहर निकलेगा, तभी थ्रेड 2 को एक मौका मिलेगा एंटर करने का, और फिर वो भी अपना प्रिंट करेगा करंट थ्रेड नेम इज इक्वल टू थ्रेड 2, और फिर इस तरह फिर वो भी स्लीप मोड में जाएगा 3 सेकंड के लिए, और जब 3 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तब हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। एक ऑप्शन तो ये है, ये बड़ी अच्छी थ्योरी है। और दूसरी थ्योरी इसके अंदर ये है कि थ्रेड t1 और t2 बाहर में यह सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड, पहला थ्रेड आएगा वो अंदर आ जाएगा, करंट थ्रेड नेम प्रिंट कराएगा, थ्रेड 2 भी उसी टाइम अंदर आ जाएगा, वो भी प्रिंट कराएगा, और थ्रेड 1 और थ्रेड 2 दोनों नाउ दे विल स्लीप फॉर 3 सेकेंड्स दोनों, और फिर वो वेकअप करेंगे और बाहर आ जाएंगे और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, और मोर और लेस विद इन लेस देन 3.5 सेकेंड्स ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और जो पहले केस में था एटलीस्ट 6 सेकेंड्स लगेंगे टर्मिनेट होने में इस प्रोग्राम को, और वो दूसरा थ्रेड 3 सेकेंड के बाद ही प्रिंट कर सकता है अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो ये दो में से एक ही आंसर है। और जो हमने सीखा था, जो लोग सोचते हैं कि सिंक्रोनाइज्ड में एक ही थ्रेड एंटर कर सकता है, दूसरा थ्रेड हमेशा वेट करेगा, तो अगर आप का आंसर पहला वाला है तो आई थिंक सो ये वीडियो आपको फर्दर देखनी चाहिए। अगर आप सेकेंड आंसर है तो आई थिंक आपको सिंक्रोनाइज कीवर्ड अच्छी तरह आता है, एंड देन यू कुड रियली स्किप दिस वीडियो। तो लेट मी रन फर्स्ट दिस प्रोग्राम एंड लेट्स सी, यू क्लियरली सी थ्रेड 1 आ गया, थ्रेड 2 आ गया, एंड देन आफ्टर 3 सेकेंड्स ये हो गया है। तो अगेन आई विल जस्ट रन दिस, let's see, both the lines will be printed simultaneously. We could clearly see now both the threads are now sleeping, and then suddenly we could see this red become stop, our program has terminated. तो ये भाई हो क्या रहा है इसको हम समझेंगे अब। तो सबसे पहले सिंक्रोनाइज कीवर्ड समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि सिंक्रोनाइज बेसिकली लॉक किस पे लेता है। तो सपोज मेरे पास एक क्लास ए है, और इसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमने सपोज बना लिए हैं, एक ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट और 3 ऑब्जेक्ट। सपोज हमने ऑब्जेक्ट 1 बना लिया, इंस्टेंशिएट कर लिया, एक उसका ऑब्जेक्ट 2 है, एक उसका ऑब्जेक्ट 3 है। और जब भी हम सिंक्रोनाइज लिखते हैं और इसके अंदर दिस लगाते हैं, तो हमें ये समझना है कि ये दिस है क्या। दिस बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट पे ये वाला मेथड कॉल हुआ है दैट इज द दिस। सपोज ये मेथड है मेरा पब्लिक वॉइड रन, जिस ऑब्जेक्ट ने इस मेथड को इन्वोक किया है वो है दिस बेसिकली। और ये दिस का मतलब डेफिनेटली ये इंस्टेंसेस हैं किसी क्लास के। तो ये ऑब्जेक्ट, सपोज ये क्लास ए के ऑब्जेक्ट ने से इस रन मेथड को इन्वोक किया है, तो जो दिस है बेसिकली वो एक ऑब्जेक्ट है। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये जो लॉकिंग जो होती है इसके अंदर वो बेसिकली ऑब्जेक्ट लेवल पे लॉकिंग होती है। तो थ्रेड ने किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लॉकिंग ली है। अगर इसे मैं ध्यान से अगर दोबारा बोलूँ, अगर हम अपने प्रोग्राम्स पे चलते हैं और मैं इसको कट कर लेता हूँ इस प्रोग्राम को,
let's cut this program. इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ और अपना ये वाला प्रोग्राम भी कट कर लेते हैं. राइट, इसे पहले मैं इरेज कर देता हूँ एक बार थोड़ा से. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ये अपना मेन ब्लॉक आ गया. राइट, तो जो सिंक्रोनाइज्ड है यहाँ पे जो दिस है, ये भाई ये कौन सा दिस है? सबसे पहले तो हमें यही समझना है ये दिस कौन सा है. ये वाला दिस. तो हमें ये सोचना है कि ये मेथड कॉल किसने किया है. तो थ्रेड T1 है और इसके अंदर हम देख सकते हैं न्यू टास्क हमने, तो हमारा जो क्लास A है यहाँ पे बेसिकली आई वुड से ये टास्क क्लास है. एक टास्क क्लास है अपने पास, उसके अपने ऑब्जेक्ट्स हैं और हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, न्यू टास्क एंड न्यू टास्क. तो ऑफकोर्स इसका हमारे पास रेफरेंस नहीं है, इसे हम एनोनिमस क्लास बोलेंगे. तो अगर इसका रेफरेंस के लिए मैं मान के चलता हूँ कि ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 है और इस ऑब्जेक्ट 3 को मैं हटा देता हूँ यहाँ से. तो एक बार मैं यहाँ पे कर देता हूँ. तो इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हमने, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2. और जो सिंक्रोनाइज दिस है ये बेसिकली थ्रेड 1 सपोज पहले आता है, थ्रेड T1 डॉट स्टार्ट हुआ. T1 डॉट स्टार्ट का मतलब है जो इंटरनली उसके अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट पास किया न्यू टास्क, उस मेथड उस ऑब्जेक्ट विल कॉल दिस रन मेथड. बेसिकली ये है सारा गेम. बिकॉज अगर हम देखेंगे रन मेथड पूरी क्लास लेवल है, क्लास के अंदर है रन मेथड. मैंने सिर्फ यहीं तक रन तक कट किया है. तो ये रन जो है वो रैप्ड है क्लास टास्क के अंदर. तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इंटरनली अगर हम T1 डॉट स्टार्ट के अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है टास्क का, टास्क डॉट ऑब्जेक्ट पे बेसिकली रन मेथड कॉल हुआ है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम कोई रनेबल पास करते हैं, उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया है न्यू टास्क, उस पर बेसिकली रन मेथड कॉल होता है. और ऑफकोर्स एक नई कॉल स्टैक बनती है बिकॉज हमने T1 डॉट स्टार्ट किया है. तो दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड. तो अब आ जाते हैं, पहला थ्रेड आता है T1 डॉट स्टार्ट. और T1 डॉट स्टार्ट जैसे ही सिंक्रोनाइज दिस कहता है, उसने क्या किया, T1 ने बेसिकली लॉक लिया है ऑब्जेक्ट 1 पे. T1 ने तो भाई अपना लॉक लिया है इस ऑब्जेक्ट 1 पे. अब दूसरा थ्रेड भी आने की कोशिश करता है और सिंक्रोनाइज दिस. दूसरा थ्रेड कहता है कि मुझे भी अंदर जाना है बट मुझे लॉक इस वाले ऑब्जेक्ट पे नहीं लेना है, मुझे तो अपने नए ऑब्जेक्ट पे लेना है जो मेरे पास हुआ है. मुझे T2 कह रहा है मुझे तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 पे लॉक लेना है. तो JVM कहता है भाई ले लो लॉक और चले जाओ अंदर, किसी ने और ने तो लॉक लिया नहीं है तो तुम अंदर जा सकते हो और यू कुड जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट. बिकॉज दोनों थ्रेड्स आ रहे हैं, दोनों अपने अपने ऑब्जेक्ट्स पे लॉक लेना चाहते हैं. तो दे विल जस्ट एंटर इट और उनको कोई रोकेगा नहीं. अगर मुझे इसको प्रॉपर सिंक्रोनस बनाना होता है इसको, तो मैं क्या करता अपने कोड पे. तो मैं अपने कोड पे जाता और मुझे पता है कि मेरा जो टास्क है ना वो सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए. तो सेम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्या करता, न्यू टास्क बनाता और इस टास्क को बेसिकली यहाँ डालता. और यही एक वन ऑफ द मेन थिंग है जो लोग भूल जाते हैं या लोगों को शायद पता नहीं है, और जिनको पता है उनके लिए थोड़ी आसान हो जाती है मल्टी थ्रेडिंग करनी. अगर मैं रन करूँगा तो अब बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा हम सोचते हैं सिंक्रोनाइज कीवर्ड चलना चाहिए. बिकॉज दिस टास्क इज़ बेसिकली सेम इन बोथ द थ्रेड्स. और इसी ऑब्जेक्ट पे बेसिकली रन मेथड कॉल होता है इनसाइड द T1 डॉट स्टार्ट का. अगर हम इंटरनल्स देखेंगे तो इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेसिकली रन मेथड स्टार्ट होता है. अगर हम इस पे जाएंगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर अल्टीमेटली स्टार्ट 0 पे जाएंगे एंड इट विल बी, बहुत नेटिव कॉल्स होती हैं बट येस जो ऑब्जेक्ट पास होता है वो यही होता है.
और अगर इस ऑब्जेक्ट का मुझे प्रूफ देना है कि भाई क्या होता है, तो हम बहुत एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, हम इसको प्रिंट भी करा सकते हैं दिस को ही। और व्हाट आई कुड डू, पब्लिक स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग को हम प्रिंट ओवरराइट कर सकते हैं। और यहाँ पे लिख देता हूँ राइट रिटर्न थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, नाउ वी कुड रन इट। ऑफ कोर्स अब ये बिल्कुल सिंक्रोनस वे में चलेगा। वी कुड क्लियरली सी थ्रेड 1 मेन स्टार्ट हो गया है एंड थोड़ी देर बाद दूसरा थ्रेड भी आ गया है और हम क्लियरली देख सकते हैं एक्चुअली हमें करंट थ्रेड नहीं बताना चाहिए था, यहाँ पे हमें कुछ सिंपल सा वो लिखना चाहिए था, टास्क ऑब्जेक्ट। एंड ऑल्सो आई वुड सजेस्ट आई डोंट डू एनीथिंग हेयर एंड जस्ट रन दिस। मुझे बेसिकली उसका हैश देखना है इस ऑब्जेक्ट का और वो सेम होना चाहिए। सी इस वाले और इस वाले का बेसिकली मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ये बेसिकली हैश है टू स्ट्रिंग और आप देखोगे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब है दिस इस बेसिकली टास्क का है, इस वाले टास्क का। अगर मैं यहाँ पे कुछ और रिटर्न कर देता, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग रिटर्न, लेट्स रिटर्न जस्ट सम काइंड ऑफ टास्क, और मुझे टास्क का प्रिंट होना चाहिए दोनों में एंड आई थिंक सो यही होगा। लेट्स रन दिस अगेन, या टास्क और दूसरे में भी टास्क आ जाएगा, राइट। और अगर आपको लगता है कि बिकॉज हमने टू स्ट्रिंग हमेशा टास्क रिटर्न करेगा, चाहे वो सेम ऑब्जेक्ट हो चाहे डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, इसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। uid डॉट रन दिस शुड गिव अस, ये भी तो रैंडम जनरेट कर देगा। तो आई थिंक सो दिस इज़ नॉट द वे टू गिव यू द आंसर, बट हाँ वो हैश की से आपको पता हो जाना चाहिए था कि दिस इज़ बीइंग कॉल्ड। तो आई थिंक सो इसमें थोड़ा ज़्यादा मत जाना टू स्ट्रिंग, यार ये सेम ही होना चाहिए। मैंने हैश कोड आपको दिखा दिया है, हैश इज़ बेसिकली सेम। जो मेन है अपना वो यही है कि फर्स्ट थ्रेड आया और उसने 3 सेकंड तक वो स्लीप भी किया और फिर दूसरा थ्रेड आया उसने भी स्लीप किया। लेट्स रन अगेन, यप वी कुड क्लियरली सी दिस इज़ वर्किंग वेरी फाइन। और 3 सेकंड जब थ्रेड 2 का कंप्लीट हो गया तो हमारा प्रोग्राम हो गया टर्मिनेट। अब एक और आता है कि अगर मैंने यहाँ पे दोनों जगह न्यू टास्क कर दिया, क्या मैं फिर भी सिंक्रोनस कर सकता हूँ? यस, द आंसर इज़ यस, कर सकते हैं। बट अब मुझे जो लॉक लेना होगा वो बेसिकली अब ऑब्जेक्ट लेवल पे लॉक ना लेके अब मुझे क्लास लेवल पे लॉक लेना पड़ेगा। और उससे पहले मैं ये भी बता दूँ, एक अपना ना जावा में ऑब्जेक्ट भी होता है क्लास ऑब्जेक्ट, और वो बेसिकली ना मेटा डेटा होल्ड करता है उस क्लास की, और ये सिर्फ पर क्लास एक ही ऑब्जेक्ट होता है। भले ही उसके बहुत सारे इंस्टेंसेस ऑब्जेक्ट्स हों, बट उसका जो क्लास ऑब्जेक्ट होगा वो एक ही होगा। तो मैं ये भी कर सकता था टास्क डॉट क्लास, एंड बिकॉज ये टास्क डॉट क्लास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है थ्रू आउट द टास्क क्लास, तो ये भी मेरा जो कोड है बिल्कुल सिंक्रोनस हो चुका है और बिल्कुल प्रॉपर चलेगा, बिल्कुल देख सकते हो। तो ये भी एक सोल्यूशन है, क्लास लेवल लॉक ले लो एंड यू कुड रियली डू दैट। बट मैं यही प्रेफर करूँगा क्लास लेवल लॉक के। जैसे क्या होता है, अगर आपको कुछ दो पैरेलल प्रोसेस चलाने हैं और एक प्रोसेस के अंदर दो थ्रेड्स हैं, तो इज़ बेटर कि आप 2 ऑब्जेक्ट बनाओ इस क्लास के। पहले वाले प्रोसेस के जो 2 थ्रेड्स हैं वो एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करके दे विल मेक इट सिंक्रोनस, अगर उन दोनों थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज वे में काम करना है। और दूसरा प्रोसेस मेरा P2 चल रहा है, उसके अंदर भी 2 थ्रेड्स काम करना
मैं यूज़ करना चाहता हूँ और उनको भी सिंक्रोनाइज्ड करना चाहता हूँ एक पीस ऑफ कोड पे, तो मैं 2 ऑब्जेक्ट्स बनाऊँगा एंड आई विल जस्ट डिस्ट्रीब्यूट दोज 2 ऑब्जेक्ट्स टू 2 डिफरेंट 2 प्रोसेसेस। अगर मैं क्लास पे लूँगा तो मेरा चारों के चारों ही मेरे सिंक्रोनाइज हो जाएंगे और मेरा जो पैरेललिज्म जो मुझे लेनी है मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू वो मैं नहीं ले पाऊँगा, बिकॉज अब चारों के चारों सिंक्रोनस हो गए हैं अगर मैं क्लास लेवल पे अगर लॉक लेना स्टार्ट करूँगा। बट मैंने अभी क्या है 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं और 2 प्रोसेसेस हैं और दोनों प्रोसेसेस को एक एक ऑब्जेक्ट दे दिया है, तो इसके अंदर जितनी भी मल्टी थ्रेडिंग हो रही है एक प्रोसेस के अंदर और मुझे कोई पीस ऑफ कोड गार्ड करना है तो मैं एक ऑब्जेक्ट के थ्रू गार्ड कर सकता हूँ। सिमिलरली प्रोसेस नंबर 2 है, मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया उसी टास्क क्लास का, मैंने उसमें पास कर दिया वो, तो प्रोसेस 2 उस वाले ऑब्जेक्ट को यूज़ करके गार्ड कर सकते हैं अपने सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक्स। सिमिलरली अगर प्रोसेस 3 भी है तो आई कुड क्रिएट another object of the same class and use that third object for the third process। या फिर हम क्या कर सकते थे 3 डिफरेंट क्लास बना लेते तीनों प्रोसेस के लिए, तो अब जितनी ज़्यादा क्लासेस बनाओगे उतनी ज़्यादा JVM के अंदर हमारी मेमोरी भी यूज़ होगी, तो वो भी हमें सोचना है। तो रादर देन वी कुड हैव 1 क्लास एंड वी कुड मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और वो ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज्ड एज अ मॉनिटर लॉग, इसे मॉनिटर लॉग कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो yes, so I think so this is something very main in Java, this synchronized keyword। बस हमें इस पे ध्यान देना है कि चलो एक बार मैं अगर इसे पूरा वो करूँ तो हमें मेन ध्यान देना है वो ये देना है सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड में जो मेन पॉइंट्स हैं नट शेल में हम लिख लेते हैं। तो पहला है सिंक्रोनाइज्ड किस पे लिया गया है, किस ऑब्जेक्ट पे लॉक लिया गया है, उस पे हमें बहुत हैविली फोकस करना है। किस पे लॉक लिया गया है, किस ऑब्जेक्ट पे लॉक लिया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमें हमेशा देखना है कि थ्रेड के अंदर हमने कौन सा रनेबल या कॉलेबल पास किया है, वो ऑब्जेक्ट हमें ध्यान से देखना है। अगर हमें सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का ये कॉन्सेप्ट पता है और हमें क्लास लेवल का ऑब्जेक्ट भी पता है, तो जो आने वाले वीडियोस हैं चाहे वो काउंटडाउन लैचेस है, वो साइक्लिक बैरियर्स हैं, क्या वो री एंट्रेंट लॉक्स हैं, या वो कंप्लीटेबल फीचर्स हैं, या एग्जीक्यूटिव है, या वेट है, या नोटिफाई है, दिस बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड आफ्टर दिस। बट अगर हमें सिंक्रोनाइज कीवर्ड में थोड़ा सा हमारा आई वुड से कि थोड़े से कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, तो आने वाला फिर आपके सारे ही थोड़े थोड़े हिले होंगे और आप थ्योरेटिकल आंसर्स तो दे पाओगे, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे वो आपकी डेवलपमेंट हो, आप लिख तो पाओगे, बट आप प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं कर सकते, एरर फ्री डेवलपमेंट नहीं कर सकते। और इंटरव्यूज़ में भी जब कोई इंटरव्यू डीप में पूछने लगेगा तो आप वहाँ जाके फंसने लगोगे और फिर आपके आंसर्स बिल्कुल ही प्रॉपर नहीं होंगे और फिर आपका इंटरव्यू बिल्कुल ही ख़राब डायरेक्शन में चले जाएगा। और अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो इंटरव्यू विल गो इन वेरी स्मूथली, आपका डेवलपमेंट में आप एरर फ्री कोड लिख सकते हो एंड ओवरऑल यू विल हैव अ वेरी फील गुड फैक्टर अबाउट दिस मल्टी थ्रेडिंग और कॉन्करेंसी इन जावा। तो होपफुली इसमें कुछ समझ आया होगा एंड लेट्स मीट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।